नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्र दमन तिवारी और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स में 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो की सीरीज़ के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि एक एक करके आपके सेमेस्टर के विषयों के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपसे विश्वविद्यालय में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, उन सारे टॉपिक्स को लेकर के चर्चा करें। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स में फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जो आपका अगला पेपर है फैमिली लॉ का या पारिवारिक विधि का। पारिवारिक विधि का जो आपका ये पेपर है, इसमें आपके 4 यूनिट के 2 पोर्शन हैं। अगर देखें तो पहला आपका हिंदू लॉ का पोर्शन है और दूसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ का पोर्शन है। तो इन चारों यूनिट में आपके लिए जो 10 महत्वपूर्ण बड़े सवाल होने वाले हैं वो कौन से हैं, उनको लेकर के आज हम बात करेंगे। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा, कोपार्सनरी है। कोपार्सनरी का मतलब क्या होता है, सहदायिकी का मतलब क्या होता है, और जब आप कोपार्सनरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो कोपार्सनर्स के राइट हैं। अच्छा, कोपार्सनरी के अंदर क्या महिलाएं शामिल हो सकती हैं, या कोपार्सनरी में केवल 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी जो भी आपके यहाँ पर लिखा हो प्रोविजंस हैं, कोपार्सनरी में शामिल कौन हो सकता है, पहला। उसके बाद कोपार्सनर में कोपार्सनर के राइट्स क्या क्या हैं, कैसे उनके राइट्स को डिटरमाइन किया गया है, और उनके हिंदी में कहें तो कैसे उनके अधिकारों को अभिनिर्धारित किया गया है। तो कोपार्सनर के राइट, कोपार्सनरी का मतलब, और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, संयुक्त हिंदू परिवार है, उसमें और कोपार्सनरी में अंतर क्या होता है, और जो संशोधन हुए हैं, जो भी संशोधन हुए हैं हिंदू पर्सनल लॉज में, उसमें कोपार्सनरी का पहले का मतलब था और कोपार्सनरी का बाद में क्या मतलब है, क्या अब उसमें महिलाएं शामिल हैं, क्या उनके पास कुछ हिस्सेदारी है, और कोपार्सनरी प्रॉपर्टी को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी को, ज्वाइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी को कैसे अंतर किया जाएगा उनमें, इसको ध्यान से पढ़ करके आइएगा। दूसरा सवाल आपके लिए जो बड़ा सवाल है वो कर्ता से रिलेटेड है। कर्ता का मतलब क्या होता है। हम लोग अपने घरों में कहते हैं हमारे पिताजी कर्ता धर्ता हैं, हमारे बाबा कर्ता धर्ता हैं, दादाजी कर्ता धर्ता हैं। तो उस प्रकार से कर्ता का मतलब क्या होता है, और कर्ता के पास पावर क्या क्या है, पावर टू विल किसके पास है। अगर फैमिली में कर्ता है तो पावर टू विल किसके पास है, पावर टू एलिनेट प्रॉपर्टी किसके पास है, पावर टू डेब्ट लेने का, कर्जा लेने का पावर किसके पास है, शक्ति किसके पास है। कैन अ फीमेल बी अ कर्ता, क्या एक महिला कर्ता हो सकती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको पढ़ करके आइएगा। और ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर, ज्वाइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उस पर कर्ता के अधिकार क्या क्या हैं, उनको बेकायदे से देखिएगा कि कर्ता के जो राइट्स हैं उसमें जो ज्वाइंट फैमिली का जो टोटल जो प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, जो ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है उसमें कर्ता के पास क्या क्या अधिकार है उस प्रॉपर्टी से संबंधित। तीसरे सवाल की तरफ बढ़े तो पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो मतलब है कि पार्टीशन का मतलब क्या होता है, विभाजन का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस में और पार्टीशन में क्या अंतर है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना किसे कहा जाता है और पार्टीशन किसे कहा जाता है। पार्टीशन में आपको देखना है कि पार्टीशन की जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के जो एयर्स में जो एयर्स की लिस्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो उत्तराधिकारियों की प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी बताई गई है, उसमें लिस्ट जैसे उसमें लिखा हुआ है कि पिता, पिता के बाद माता, माता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र की पत्नी, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखा हुआ है। तो वहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के जो एयर्स हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उनकी जो श्रेणी है, वर्गीकरण जो किया गया है, उसको कायदे से पढ़ करके आइएगा। और चौथा सवाल जो आपका है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के जो स्पेशल फीचर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के फीचर्स पढ़ने हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 थोड़ा सा जब आउटडेटेड सा लगने लगा, तो हमारे कानून निर्माताओं ने 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ विशेष परिवर्तन किए, कुछ विशेष संशोधन किए, और उस संशोधन के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट में बहुत सारे संशोधन ऐसे हुए हैं जिसने पहले की सोल को बदल के रख दिया है। पहले का जो पूरा का पूरा पर्पस था उसमें से कई सारी जगहों पर अच्छा खासा बदलाव हुआ है। तो आप हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के फीचर्स पढ़िएगा और साथ में देखिएगा कि 2005 के संशोधन में क्या क्या हुआ है। अच्छा, एक सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है यहाँ पर कि अगर हिंदू फीमेल है और वो इंटेस्टेट डाइड, अगर उसका डेथ हो जाती है, मतलब अगर वो वसीयत बनाए बिना हिंदू महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति का क्या होगा। और ये जब पढ़िएगा तो 2005 के संशोधन के बाद की स्थिति पढ़िएगा। और मैं कहूँगा कि जहाँ भी हिंदू लॉ में आज की डेट में, मैं किसी भी सेमेस्टर के लोगों के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो आप ऑनर्स के हों, 3 ईयर्स के हों, जब आप फैमिली लॉ को पढ़िए तो ढेर सारे केस लॉज को नोट करने का प्रयास करिए बेरेक्ट पे। ढेर सारे संशोधन हुए हैं, ढेर सारे निर्णय आए हैं, मजबूत निर्णय आए हैं, बड़े निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। तो उसके वजह से तमाम सारी चीज़ों का मतलब बदल गया है। मैं अभी आगे मुस्लिम लॉ के सवाल बताऊंगा तो वहाँ पर विशेष इस पर ध्यान देना है। हिबा, हिबा जिसको हम लोग इंग्लिश में गिफ्ट समझते हैं, हिबा का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, हिबा के एसेंशियल्स क्या है।
हिबा में कौन सी प्रॉपर्टी आप किसको दे सकते हैं, और हिबा के एसेंशियल्स क्या हैं, हिबा रिवोक किया जा सकता है कि नहीं, अगर आपने किसी को हिबा कर दिया तो रिवोक हो सकता है कि नहीं, हिबा शर्तुल एवज, तो हिबा के जो काइंड्स हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। वहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन, जो हिबा के अंदर एक इसेंशियल एलिमेंट है, रिक्वायरमेंट जो है वो है ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन। प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है, पोजीशन का जो ट्रांसफ़र है वो होना ही होना चाहिए। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन वाली जो बात है, इसको कब रिलैक्स किया जा सकता है, इसको कब हल्का छोड़ा जा सकता है, कब इस शर्त में थोड़ा सा आराम दिया जा सकता है। अगला सवाल विल से रिलेटेड है। विल या वसीयत में आपकी जो विल का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानिए, उसके बाद विल के एसेंशियल कंडीशंस जानिए, उसके जो आवश्यक लक्षण है वो जानिए, और विल के एसेंशियल कंडीशन के बाद इसकी वैलिडिटी को लेकर के सवाल कई बार पूछा गया है। जैसे एक तो सामान्य सिद्धांत है कि विल आप किसके लिए कर सकते हैं, जब आप विल के एसेंशियल एलिमेंट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कौन किसके लिए विल कर सकता है। अभी मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर एक व्यक्ति ने विल की है इन फेवर ऑफ अ नॉन मुस्लिम तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, अगर उसने विल की है इन फेवर ऑफ अ इंसेन पर्सन तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, अगर उसने विल कर दी है इन फेवर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, अगर उसने अनबॉर्न पर्सन या इंसेन, अनबॉर्न, इंसेन और इंस्टीट्यूशन या नॉन मुस्लिम, अगर इस प्रकार से किसी के लिए उसने विल कर दी है तो क्या ये विल वैलिड है मुस्लिम पर्सनल लॉज के रूल्स के अकॉर्डिंग। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में वसीयत के जो नियम हैं, कायदे हैं, क्या उसके अंतर्गत एक नॉन मुस्लिम को, एक इंस्टीट्यूशन को, एक अजन्मे बच्चे को या एक विकृत चित्त व्यक्ति के पक्ष में विल करना सही है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। अगला सवाल इनहेरिटेंस का है। सबसे पहले तो आपको इनहेरिटेंस में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है कि इनहेरिटेंस के जो सामान्य सिद्धांत हैं, जिन सामान्य सिद्धांतों पर इनहेरिटेंस का जो प्रिंसिपल है, जो पूरा का पूरा व्यवस्था है वो आधारित है, वो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। उसके बाद आपको देखना है कि रूल्स ऑफ एक्सक्लूजन अंडर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में कौन सारे ऐसे रूल्स हैं कि अगर उस रूल के विदिन आप आ गए तो आप एक्सक्लूड कर दिए जाओगे, वो सारे कौन से रूल्स हैं। तो आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस देखना है अंडर मुस्लिम लॉ, और आपको एक्सक्लूजन देखना है। ये हो गए आपके टोटल 7 सवाल। 8वें सवाल पर आते हैं, प्रियम्सन मतलब पूर्व क्रय अधिकार। हकसुफा, हकसुफा प्रियम्सन उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं, उसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। प्रियम्सन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आज की डेट में है या आउटडेटेड हो चुका है, ख़त्म माना जाए, इसकी जो संवैधानिकता है, इस पर जो केस लॉज हैं उनको कायदे से पढ़ करके आइएगा। थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें तो प्रियम्सन में कौन लोग इंटाइटल्ड हैं, प्रियम्सन का जो राइट है उसको क्लेम करने के लिए कौन लोग अधिकृत हैं। वहीं पर आपके लिए एक जो चीज़ आती है, एक बड़ा चौंकाने वाली चीज़ आती है, विसिनेज, ग्राउंड ऑफ विसिनेज। अब ये मैं विसिनेज बोल रहा हूँ, हो सकता है आप कुछ और प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका, लेकिन ये पड़ोस के जो लोग हैं, क्या वो पड़ोसी होने के नाते केवल वो प्रियम्सन की मांग कर सकते हैं। तो क्या ग्राउंड्स ऑफ विसिनेज, जो ग्राउंड ऑफ विसिनेज है उसके आधार पर आप प्रियम्सन की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल आपको प्रियम्सन में पूछे गए। कई बार आप प्रियम्सन सीधा सीधा पढ़ करके चले आते हैं कि घर के बगल घर है, नाली के बगल घर है, तो वो उनके ऊपर उनका अधिकार है कि सबसे पहले वो उनको बेचा जाए। लेकिन यहाँ पर आप सवाल में थोड़े से पेचीदा पाते हैं, तो वो पेचीदगी से बचने के लिए मैंने इसको प्रयास किया है कि जो उसके अंदर छुपी हुई चीज़ें वो लेकर के सामने आऊँ। अब मैं कुछ ऐसे टर्म्स बता दूँ या मैं कुछ ऐसे बोलूँ कि ए बी करके कई बार सवाल पूछे गए हैं, आने की उम्मीद रहती है। सफ़ीजार, SHAFIJAR, सफ़ीजार, पड़ोसी। सफ़ीजार का मतलब क्या होता है, वो जाहिर सी बात है, जब पड़ोसी की बात हो रही है तो प्रियम्सन को लेकर के है। प्रियम्सन में आप सफ़ीजार को पाइए तो चौंकिए नहीं, सफ़ीजार के बारे में पढ़ करके थोड़ा सा आइएगा। हिबा में आप कंटिजेंट हिबा छोड़ देते हैं अक्सर, तो हिबा में देखिएगा कि सम्माश्रित हिबा का क्या मतलब होता है, कंटिजेंट हिबा का क्या मतलब होता है, उसको पढ़ लीजिएगा। रूल ऑफ सर्वाइवर से बहुत पूछा गया है। उत्तरजीविता का सिद्धांत कई बार जब हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में के अंदर पूछ लिया गया है, कई बार अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार रूल ऑफ सर्वाइवरशिप से पहले पूछ करके आप लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के ईयर्स पे गए हैं। तो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को थोड़ा सा देख करके आइएगा और केस लॉज को पढ़ करके आइएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा और डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल, AUL, डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द। तो ये सारे जो डॉक्ट्राइन्स हैं, मूसा का सिद्धांत है, ऑल का सिद्धांत है, रद्द का सिद्धांत है, इसका मतलब क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सारे प्रिंसिपल को कहाँ पर हमको इम्प्लीमेंट करना है वो देखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल ये कहाँ से रिलेटेड है, डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा कहाँ से रिलेटेड है, इस प्रकार के सवाल। मर्जुल मौत, डेथ बेड गिफ्ट, मृत्यु सैया पर दान, किया गया दान, उसका मतलब क्या होता है, डेथ बेड गिफ्ट देखिएगा।
एग्नेट्स की और कॉग्नेट्स की डेफिनेशन खूब पूछी गई है। तो ये आपका फैमिली लॉ का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, मैं उसके 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा था। बेसिकली देखा जाए, मोटा मोटा देखा जाए तो कोपर्सनरी, उसके बाद कर्ता, पार्टीशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट के फीचर्स, हिबा, विल, इनहेरिटेंस, प्रियम्पशन, इतने आपके बड़े टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको सवाल पूछे जाने हैं। अब इसमें किस प्रकार के सवाल आने हैं, मैंने प्रयास किया है कि इस वीडियो में मैं समझा सकूँ। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को फैमिली लॉ के पेपर के लिए। खूब अच्छा पेपर कीजिएगा। और फैमिली लॉ में गोल्ड मेडल मिलता है, तो जो दोनों सेमेस्टर में जिनके सबसे अधिक अंक होंगे उनको गोल्ड मेडल पे उनका दावा रहेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो भी अगला पेपर होगा उसको लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।